चल रहा है जुलाई, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है। ऐसा करोगे तो तुम लास्ट मोमेंट पे कभी भी बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। हमेशा एनसीईआरटी से ही आएगा, बट एनसीईआरटी में कहाँ से आ जाए वो तुम्हें नहीं पता है। ये है कि एनसीईआरटी को एग्जामिनर माइंडसेट से पढ़ते ही नहीं है। तो टॉपर सीक्रेट टिप है जो 1% बच्चा ही करता है और उस 1% का ही सिलेक्शन हो रहा होता है। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी इज गॉड, एनसीईआरटी इज बाइबल, ये तो सबने बोला होगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी कैसे ये बहुत कम लोगों को पता होता है और उन्हीं को पता होता है जिनका सिलेक्शन हो रहा होता है। मैंने अपने नीट के एग्जाम में बायोलॉजी में स्कोर किया था 330 आउट ऑफ 360। तो आज की वीडियो मेरे पूरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। कोई भी हार्वर्ड रिसर्च पेपर का ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, ना ही तुम्हें मैं कोई साइंटिफिक मेथड बताने वाली हूँ जिसको समझते समझते तुम्हें 2 दिन लग जाए कि कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी। बिल्कुल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है एकता सोनी। वेलकम टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक और डाउट जो बच्चों के दिमाग में आता है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करें नीट की प्रिपरेशन। हम 10th से 11th में आए हैं तो कौन सा चैप्टर हमें उठाना चाहिए जिससे कि हमारे बेसिक स्ट्रांग हो पाए, और कौन सा चैप्टर हमें बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं वो चैप्टर उठाती जिसको मैं 9th और 10th से रिलेट कर पाऊँ और मेरे बेसिक स्ट्रांग कर पाऊँ, और वो चैप्टर है सेल वाला, जो क्लास 11th में बहुत डिटेल में दिया हुआ है और 9th-10th में तुमने काफी शॉर्टकट में पढ़ा हुआ है, तो तुम उसको लिंक कर सकते हो, काफी तुम्हें ईजी भी लगेगा। लेकिन अगर वहीं एक ड्रॉपर स्टूडेंट बात करता है कि मैं कौन सा चैप्टर उठाऊं, तो मैं तुमको बोलूंगी कि अपना डिफिकल्टी लेवल सेट, तुम्हें पता है कि भाई ये चैप्टर मुझे हार्ड लगता है और ये चैप्टर मुझे इजी लगता है। लास्ट मोमेंट पे ये चीज नहीं हो पाएगी, और इजी चैप्टर तो तुम आराम से पढ़ ही लोगे। तो इस तरीके से तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हाउ टू रीड एनसीईआरटी कि पहले पैराग्राफ की ब्रीफ रीडिंग लो एंड उसके बाद क्लास अटेंड करो, कोई भी टीचर की क्लास जिसको भी तुम फॉलो करो अटेंड करो, एंड लास्ट में जाके वापस से एनसीईआरटी पढ़ो ताकि तुम्हें एकदम डेप्थ में समझ में आ जाए वो। एंड उसके बाद में क्लास में जो भी टीचर ने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं वो स्टिकी नोट्स, पोस्टर्स जो होते हैं मार्केट में मिलते हैं, वो लेकर आ जाओ। उन पोस्टर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो लगाकर वहीं पर उस पैराग्राफ के पास में ही स्टिक कर लो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वहीं पर स्टिक कर लो। याद रखो कि बायोलॉजी के लिए कभी भी कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे पास कि एक्स्ट्रा कॉपी खरीदनी पड़ेगी और नोट्स बनाओगे। ऐसा करोगे तो तुम लास्ट मोमेंट पे कभी भी बायोलॉजी अच्छे से रिवाइज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा लास्ट मोमेंट पे कि तुम एक कॉपी को भी रिवाइज करो और एक एनसीईआरटी को भी रिवाइज करो। सिर्फ एनसीईआरटी को रिवाइज करना है क्योंकि उसमें सारे चैप्टर्स के डायग्राम्स, टेबल्स, सब कुछ मेंशन है और हर चीज तुम अपने कॉपी के नोट्स में मेंशन नहीं कर सकते हो। तो उसी को अच्छे से हाईलाइट करो, उसी को अच्छे से नोट्स उसी में ही बना लो अपने। एंड नंबर 2 थिंग इज कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन से लेकर बिल्कुल एंडिंग तक पढ़ते हैं, लेकिन चैप्टर के शुरुआत में जब तुम्हें यूनिट शुरू होती है तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। बहुत सारे बच्चे उसे स्किप कर देते हैं, उसको भी इवन स्किप नहीं करना है। बहुत बार क्वेश्चन साइंटिस्ट के ऊपर भी बेस्ड होता है। एंड जब चैप्टर खत्म हो जाता है, समरी आती है लास्ट में, बहुत से बच्चे उसको भी स्किप करते हैं, और ये मैं तो बिल्कुल नहीं करती थी। समरी हमेशा पढ़नी होती है और समरी में आप देखोगे कि बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स गिवन होते हैं जो मेन टेक्स्ट में नहीं गिवन होते हैं, तो वो पढ़ना आपको बहुत जरूरी होता है। कभी कभार क्वेश्चन वहां से आता है और बच्चों को लगता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा, हमेशा एनसीईआरटी से ही आएगा, बट एनसीईआरटी में कहाँ से आ जाए वो तुम्हें नहीं पता है। अब एनसीईआरटी में समरी स्किप नहीं करनी, साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन स्किप नहीं करना, और चैप्टर तो कहीं पे कुछ आपको स्किप करना ही नहीं है। साथ में जो डायग्राम्स हैं वो भी स्किप नहीं करने, उसकी हर एक छोटी छोटी लेबलिंग भी आपको देखनी है। इवन आपको ये लगे ना कि ये फालतू सा डायग्राम है, वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ भी एनटीए नहीं छोड़ रहा है। आज के टाइम पर एनसीईआरटी से सवाल कहीं पे भी आ सकता है। तीसरी चीज जो बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, बहुत सारे बच्चे, वो ये है कि एनसीईआरटी को एग्जामिनर माइंडसेट से पढ़ते ही नहीं है। जैसे कि एक पैराग्राफ तुमने पढ़ा, वो एक पैराग्राफ पे एग्जामिनर माइंडसेट अप्लाई करो। लेट्स सपोज कि तुम्हें पेपर बनाना है उस पैराग्राफ से, तो तुम किस किस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो। एआर टाइप क्वेश्चन तुम फ्रेम करने की कोशिश करो, जहाँ पे बिकॉज वगैरह सब कुछ दिया होता है, वहां से एआर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देते हैं जैसे कि ऑलवेज दिया होता है, ऑल दिया होता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो इन वर्ड्स के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ऑलवेज दिस हैपन, समटाइम इट्स हैपन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, अपने एक रफ पेपर के अंदर सारे क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करो कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अगर तुम्हें सारे टाइप के क्वेश्चंस पता चल जाएंगे तो तुम कैसे ही गलती करोगे एग्जाम के अंदर। तो एनसीईआरटी बेसिकली आपका एक आंसर बैंक है जिसके थ्रू आपको क्यू बैंक बनाना है, क्वेश्चन बैंक बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें उसको पढ़ना होता है। और तुम्हारे मॉक टेस्ट में और सब जगह पे जहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे अगर तुम एग्जामिनर माइंडसेट के साथ में पढ़ते हो। तो हाउ टू हाईलाइट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हाईलाइट करना बहुत जरूरी, क्योंकि एनसीईआरटी को ही अपना नोट्स बना लो। तो उसको नोट्स बनाने के लिए तुम्हें चीजें हाईलाइट करनी पड़ेंगी।
जैसे कि तुम क्वेश्चंस लगाते हो या मॉक टेस्ट लगाते हो, है ना, तो तुमसे काफ़ी सारी गलतियाँ होती है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हो फिर भी गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को एड्रेस करने के लिए तुम्हें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को। जैसे कि तुम लेक्चर ले रहे हो तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं उनको एक दूसरे कलर से हाईलाइट करो, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो तुमसे गलतियां हो रही हैं या पीवाईक्यूज लगाने के बाद जो तुमसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को एक दूसरे कलर से हाईलाइट करो एनसीईआरटी में। तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ कि हाइलाइटर्स आपके पास 2 कलर के होने चाहिए, ना तो आपकी एनसीईआरटी ऐसी दिखे जो बहुत ही ज़्यादा ओवर हाईलाइटेड है, जो तो तुम समझ ही नहीं सकते कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रेनबो नहीं बनाना। ना ही तुम्हारी एनसीईआरटी बिल्कुल फीकी फीकी रहे कि तुम्हें बिल्कुल ही अंदाज़ा ना हो कि कौन सी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल मेंटेन करके रखो 2 हाइलाइटर से, ठीक है। एक हाइलाइटर इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, दूसरा हाइलाइटर अपने डाउट्स को और अपनी गलतियों को हाईलाइट करने के लिए। और इसके साथ साथ में तुम साइड बाय साइड एक मिस्टेक कॉपी बना सकते हो, जिसमें जो भी तुम्हारी गलतियां हो रही हो वो तुम एक मिस्टेक कॉपी में अपना लिख सकते हो, ताकि तुम्हारी गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। जो टॉपर सीक्रेट टिप है जो 1% बच्चा ही करता है और उस 1% का ही सिलेक्शन हो रहा होता है, वो टिप ये है कि जैसे तुमने चैप्टर पढ़ लिया, अब तुम पीवाईक्यूज लगाओगे पिछले 10 साल के, उससे पहले के लगाने की कोई रेलेवेंसी नहीं होती है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पर 10 साल के पीवाईक्यूज में तुम देखोगे ट्रेंड किस तरीके का है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक चैप्टर में पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ही हर साल क्वेश्चंस आते हैं, और वो बदल बदल के क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकता है, हो सकता है कि इस साल तुम्हें एआर पूछा तो अगले साल तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड पूछ ले या फिर नॉर्मल एबीसीडी टाइप क्वेश्चन पूछ ले। तो वो पैटर्न तुम्हें पता लगाना बहुत ज़रूरी है, वो पीवाईक्यूज से पता चलता है। तो टॉपर्स पीवाईक्यूज करेंगे उसके बाद में, और 10 साल के पीवाईक्यूज से एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन टॉपिक्स को एक स्टिकी नोट के ऊपर लिख कर, जहाँ पे समरी होती है चैप्टर की लास्ट में, वहाँ पर जाके चिपका लो तुम। आगे इन फ्यूचर जब भी तुम रिवाइज करो उस चैप्टर को, तो तुम्हें पता रहे कि ये टॉपिक्स पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्मार्ट टेक्निक होती है जिसके थ्रू तुम कम टाइम देकर भी ज़्यादा आउटपुट एनसीईआरटी से निकाल सकते हो और अपने मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। कमेंट में लिख कर जाइएगा कि येस आई विल डू दिस, एंड बिल्कुल हम बच्चों नीट क्रैक करेंगे, एक साथ करेंगे। और बिल्कुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की टिप्स के लिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।